सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। करीब 72 घंटे पहले यूक्रेन ने मॉस्को को दहलाया। सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन स्ट्राइक से कोहराम मचाया। लेकिन अब रूस यूक्रेन के बीच बैटल ऑफ कैपिटल का आगाज हो चुका है। जी हां, मॉस्को का बदला लेने के लिए रूसी डिफेंस ने न सिर्फ कीव में ड्रोन स्ट्राइक की, बल्कि इसके साथ साथ कीव से 316 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद क्रिवरी शहर को ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से तहस नहस कर दिया। जानते हैं क्यों? दरअसल क्रिवरी यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की का होम टाउन है। इस शहर में जेलेंस्की का घर है, लेकिन यकीन मानिए ये तो यूक्रेन को बारूदी चोट देने की शुरुआत है, क्योंकि अब मॉस्को का इंतकाम लेने के लिए पुतिन हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्रों से प्रहार करेंगे। आखिर कब, कहां और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। वॉर ऑफ कैपिटल का नया ट्रेलर। अब यूक्रेन की राजधानी कीव से सामने आया, जहां रूस के आत्मघाती ड्रोन्स ने विस्फोटक धमाके करते हुए कोहराम मचा दिया। पूरा कीव आग और बारूदी गुबार से दहलने लगा। सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि मॉस्को का इंतकाम लेने के लिए पुतिन की फौज ने कीव में तबाही तो मचाई थी, इसके साथ साथ क्रिवी रीह यानी जेलेंस्की के होमलैंड को भी मिसाइल अटैक में तहस नहस कर दिया। अड़तालीस घंटे के अंदर मॉस्को पर ड्रोन के जो डबल स्ट्राइक हुए, इससे भड़के प्रेसिडेंट पुतिन ने कीव और क्रिवी रीह दोनों को बारूदी बवंडर से थर्रा दिया। वॉर जोन से जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक राजधानी कीव पर 10 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, वहीं क्रिवी रीह में रूस ने मिसाइलों से अटैक किया। रूस के हमले में 6 की मौत और दर्जनों घायल हुए। क्रिवी रीह के रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूसी डिफेंस ने न सिर्फ जेलेंस्की के होम टाउन, बल्कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट के घर के पास भी मिसाइल हमले किए, जिसके चलते जेलेंस्की के घर को नुकसान पहुंचने की भी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि क्रिवी रीह सेंट्रल यूक्रेन का बड़ा शहर है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 316 किलोमीटर दूर दक्षिण में मौजूद है। यह शहर यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की का होम टाउन है। ऐसे में पुतिन ने मॉस्को और क्रेमलिन का बदला लेने के लिए कीव के साथ साथ क्रिवी रीह को दहलाया। मिसाइल हमले में इस शहर को धुआं धुआं कर दिया। यानी राजधानी के बदले राजधानी पर अटैक के फॉर्मूले के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन ने कीव पर कहर बरपाया। कीव ही नहीं, जेलेंस्की के होम टाउन को भी बारूदी कोहराम से थर्राया। लेकिन आपको बता दें कि बीती रात सिर्फ कीव या क्रिवी रीह में ही रूस ने हमला नहीं किया, बल्कि खेरसोन रीजन में भी रूस ने मिसाइल अटैक किया। सूमी रीजन में भी रशियन डिफेंस ने मिसाइलें दागी। इसके अलावा बाखमुत और ज़पोरिजिया में भी बमबारी हुई।
पुतिन के ऑर्डर के बाद रूसी डिफेंस ने ड्रोन मिसाइलों फैब 500 बमों से यूक्रेन के कोने कोने को दहलाना शुरू किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन से पूर्वी यूक्रेन तक के शहरों में कोहराम मचाया। वहीं साउथ यूक्रेन के कुछ इलाकों को निशाना बनाते हुए यूक्रेन के नक्शे पर यू साइन बनाया, यानी वेस्ट से ईस्ट वाया दक्षिण तक जो भी शहर यू आकार में आए उन्हें रूस ने टारगेट किया, बेहिसाब बारूद बरसाया। हालांकि खेरसोन रीजन को बचाने के लिए खेरसोन में रूसी हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन ने हाइमर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन इतना काफी साबित हुआ। लेकिन अब तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द ही एंग्री पुतिन यूक्रेन पर हाइपरसोनिक प्रहार करने वाले हैं। जल्द हर नभ से यूक्रेन के चप्पे चप्पे को हाइपरसोनिक मिसाइल से तहस नहस करने वाले हैं। और जानते हैं पुतिन के हाइपरसोनिक अटैक प्लान का खुलासा किसने किया? रूस के जिगरी माने जाने वाले चीन ने। दरअसल मॉस्को हमले के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई। आखिर क्या है वो एडवाइजरी, वो भी जान लीजिए। यूक्रेन में भी जो चीन का नागरिक मौजूद है वो जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़ दें या फिर वहां से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला वक्त यूक्रेन के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। यूक्रेन में रहना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है, क्योंकि किसी भी वक्त यूक्रेन में बड़ा हमला हो सकता है। कीव और क्रीवी के हमले के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया। यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करना इस बात के साफ और सीधे संकेत हैं कि अब रूस यूक्रेन पर बम और गोले बारूद नहीं बल्कि विनाशक हथियारों से अटैक करेगा। शायद तभी रूस ने चीन को पहले ही चेताया और चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो कौन से हाइपरसोनिक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कर सकते हैं। मसलन पुतिन का पहला हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, पुतिन का दूसरा हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। यकीन मानिए प्रेसिडेंट पुतिन के इन हथियारों से पार पाना फिलहाल तो किसी के भूते की बात नहीं, क्योंकि अगर रूस ने इन मिसाइल्स का इस्तेमाल वॉर जोन में किया तो दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी और ये किलर वेपन तबाही मचा देंगे। क्योंकि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर्स से लैस हैं। ये जमीन और हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बना सकती हैं, तो वहीं जिरकॉन समंदर की सबसे बड़ी शिकारी है जिसका एक प्रहार तबाही मचा सकता है। मतलब साफ है, साल 2023 में रूस अब उन हथियारों को वॉर जोन में झोंकने की तैयारी कर रहा है जो जंग के वक्त सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और पुतिन के आक्रामक तेवर इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि अब तो यूक्रेन वॉर में मामूली तबाही मचाने वाले बम गोला बारूद दागे जा रहे थे, मगर अब युद्ध हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग अब विश्व युद्ध में बदलने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। नेटो सदस्य पोलैंड और रूस के ऑल वेदर फ्रेंड बेलारूस के बीच सैन्य झड़प की आशंका तेज हो गई है। पोलैंड से सटे बेलारूस की जमीन पर वैगनर ग्रुप की सैन्य गतिविधि तेज हो गई है। खुफिया रिपोर्ट यह है कि वैगनर ग्रुप पोलैंड पर हमले की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने भी कहा है कि रूस प्रॉक्सी वॉर के जरिए विश्व युद्ध छेड़ने का प्लान बना चुका है, जिसके संकेत बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर मिलने लगे हैं। 1 अगस्त को ही बेलारूस की एयरफोर्स ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती थी।
युद्ध में यूक्रेन का साथ देने अमेरिका और नेटो इस इरादे से उतरे थे कि यूरोप में शांति स्थापित की जा सके। और रूस के विरुद्ध नेटो ने संगठन में शक्ति का सूत्र लागू किया, लेकिन रूस ने नेटो के खिलाफ एक ऐसा संगठन बना लिया जिसमें राष्ट्र है, परमाणु हथियार है और प्राइवेट आर्मी है। राष्ट्र के रूप में बेलारूस उसका सहयोगी है। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती हो चुकी है। बेलारूस में ही तैनात है रूस के निष्कासित वैगनर ग्रुप नाम की प्राइवेट आर्मी। और खतरा यह है कि बेलारूस और वैगनर ग्रुप दोनों के पास एटमी हथियार चलाने की शक्ति है। रूस के इस विनाशक संगठन से पूरे यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है। आशंका है कि दो विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन चुका यूरोप एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध का एपी सेंटर बन सकता है। यह जंग शुरू हो सकती है नेटो सदस्य पोलैंड और रूस के अटूट सहयोगी बेलारूस के बीच। खुफिया रिपोर्ट यह कहती है कि बेलारूस में तैनात वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की एक टुकड़ी अब पोलैंड पर हमला करने की तैयारी कर चुकी है। बेलारूस ने युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया और पोलैंड ने भी बेलारूस से सटे अपने बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। बेलारूस के ओसीपोविची शहर में वैगनर ग्रुप का कैंप लगाया गया, लेकिन खबर है कि वैगनर की सबसे खूंखार टोली अब पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर के शहर बियावोविएजा के नजदीक पहुंच चुकी है। बियावोविएजा में एक बड़ा फॉरेस्ट रेंज है। खुफिया खबर यह है कि वैगनर ग्रुप के 100 लड़ाके इस फॉरेस्ट रेंज में सैन्य पोजीशन बना चुके हैं। इनका टारगेट है पोलैंड पर हमला बोलना। इस खुफिया रिपोर्ट पर 1 अगस्त को मुहर भी लग गई। ठीक इसी फॉरेस्ट रेंज में बेलारूस ने 1 अगस्त को एयर एक्सरसाइज शुरू कर दी। युद्ध अभ्यास में वैगनर ग्रुप के 100 कमांडर ही बेलारूस की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पोलैंड ने दावा किया कि 1 अगस्त को बेलारूस के 2 हेलीकॉप्टर्स ने पोलैंड की वायु सीमा में घुसपैठ की है। पोलैंड ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बियावोविएजा शहर के ऊपर बेलारूसी हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने का दावा किया जा रहा है। पोलैंड ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया है कि बियावोविएजा शहर पर बेलारूस के 2 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। बेलारूस के दोनों Mi-8 और Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर बियावोविएजा शहर के नजदीक मंडराने लगे। पोलैंड के रडार सिस्टम ने भी दोनों हेलीकॉप्टर्स को ट्रेस किया। पोलैंड के वायु सीमा में बेलारूस का अटैक हेलीकॉप्टर घुसते ही नेटो के ब्रसेल्स हेडक्वार्टर में घंटियां बजने लगी। पोलैंड ने अपनी सीमा पर सैन्य तैयारियां तेज कर दी। पोलैंड ने बेलारूस के राजदूत को तलब किया। बेलारूस ने पोलैंड को जवाब दिया है कि हेलीकॉप्टर घुसपैठ का आरोप झूठा है। पोलैंड के सैन्य राजनीतिक नेतृत्व ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। यह आरोप इसलिए लगाया गया ताकि बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड को सेना बढ़ाने का बहाना मिल सके, जबकि पोलैंड का दावा है कि बियावोविएजा के नजदीक बेलारूस का युद्धाभ्यास पोलैंड पर हमले की रणनीति है। वैगनर के 100 कमांडर बेलारूस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके इशारे पर पोलैंड पर हमला किया जा सकता है। दरअसल बेलारूस सेना को युद्ध की ट्रेनिंग रूसी सेना के कमांडर देते रहे हैं, लेकिन जब से वैगनर बेलारूस आए हैं उन्होंने रशियन कमांडर्स की जगह ले ली है।
बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि पोलैंड हमले की तैयारी का झूठ फैला रहा है, जबकि बॉर्डर के ठीक नजदीक बेलारूस युद्धाभ्यास कर रहा है। लुकाशेंको ने कहा है कि पोलैंड बेलारूस के खिलाफ आक्रामकता दिखाता है तो परिणाम गंभीर होंगे। बेलारूस अब परमाणु शक्ति बन चुका है। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस की जमीन पर तैनात हो चुके हैं। लुकाशेंको ने कहा है कि तय संख्या के आधे टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंच चुके हैं और मिन्स्क की सुरक्षा गारंटी है। पोलैंड को आशंका है कि बेलारूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर हाइमर्स डिफेंस सिस्टम, 200 से ज्यादा टैंक, 1000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। यूएन में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ने चेतावनी दी है कि पोलैंड पर हमला नेटो पर हमला होगा। अगर पोलैंड पर वैगनर ग्रुप ने हमला किया तो यह तय है कि विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्लैक सी से सबसे बड़ा बारूदी बवंडर उठने वाला है। ये वो बवंडर होगा जिससे यूक्रेन खंडर बन जाएगा। पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हो चुकी है। अब समंदर से यूक्रेन का संहार होने वाला है। पुतिन ने यूक्रेन के सर्वनाश का आदेश इसलिए दिया है क्योंकि यूक्रेनी फोर्स ने उनकी ब्लैक सी फ्लीट को तबाह करने की कोशिश की। एक बार नहीं बल्कि कई बार। आज यूक्रेन ने फिर से रूस के वॉरशिप को डुबोने की कोशिश की। इसी के बाद पुतिन ने अपनी नेवी को महाविनाश करने का हुक्म दे दिया। ये जंग और भी भीषण होने वाली है। यह युद्ध और भी संहारक होने वाला है। युद्ध के इस बारूदी अग्नि में यूक्रेन भस्म होने वाला है। यूक्रेन ने जो गलती की है वो उसके विनाश की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। पुतिन ने यूक्रेन को बिठाने की उस वक्त कसम खा ली जब यूक्रेनी फोर्स ने ब्लैक सी फ्लीट पर लगातार दूसरे दिन ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। ज़ेलेंस्की ने ऑर्डर दिया तो काउंटर अटैक के तहत यूक्रेनी फोर्स ने सेवेस्तोपोल पर बैक टू बैक 3 ड्रोन अटैक दाग दिए। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर रूसी नेवी की ब्लैक सी फ्लीट थी। यूक्रेन मॉस्को और मकारोव की तरह ही रूस की वॉरशिप को तबाह करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन का एक काउंटर अटैक फेल हो गया। यूक्रेन ने नेवल ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने उसके इस हमले को नाकाम कर दिया। इससे पहले कि ड्रोन ब्लैक सी फ्लीट को हिट करते उन्हें हवा में ही मार गिराया गया। यूक्रेन रूस के उस जहाज को तबाह करने वाला था जो ब्लैक सी फ्लीट के लिए हथियार लेकर आ रहा था। मतलब ये कि रूस को बहुत बड़ी चोट देने की कोशिश थी, पर रूसी फौज ने इस विध्वंसक प्लान को आसमान में ही नाकाम कर दिया।
सिर्फ सेवेस्तोपोल ही नहीं बल्कि मॉस्को को भी फिर से ड्रोन से तैनाने की कोशिश की गई, लेकिन मॉस्को में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को भी फेल कर दिया। यूक्रेन की इसी हिमाकत पर पुतिन और उनकी फौज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रेमलिन ने न सिर्फ यूक्रेन का नामोनिशान मिटाने का ऐलान कर दिया है, बल्कि मिशन सर्वनाश को लॉन्च भी कर दिया है। मिशन सर्वनाश इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यूक्रेनी फोर्स लगातार ब्लैक सी फ्लीट को तबाह करने की कोशिश कर रही है। कल भी उसने ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन दागे थे, लेकिन रूस ने इसे भी कामयाब नहीं होने दिया था। यूक्रेन की हिमाकत के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन को तबाह करने की घोषणा कर दी। यूक्रेन सेवेस्तोपोल और मॉस्को पर ड्रोन हमले करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की आक्रामकता बहुत बढ़ गई है। अब इसका अंत यूक्रेन के अंत के साथ ही होगा। रूस ड्रोन हमले का ऐसा जवाब देगा कि यूक्रेन तबाह हो जाएगा। क्रेमलिन की सीक्रेट रिपोर्ट भी दावा कर रही है कि पुतिन ने अपनी सेना को अब तक की सबसे बड़ी बारूदी बारिश करने का आदेश दे दिया है। पुतिन के ऑर्डर के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। ओडेसा में रूसी फौज भीषण बमबारी कर रही है। यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद यह वही ओडेसा है जहां से यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक शुरू हुआ था। यहां पर बड़ी तादाद में यूक्रेनी जवान और हथियार हैं। अब रूस यहां मौजूद यूक्रेनी फ्रंटलाइन को समाप्त कर रहा है। रूसी सेना ओडेसा में यूक्रेन के पोर्ट को तबाह कर रही है। ऐसा करके यूक्रेनी सेना को बंधक बनाने की योजना है। रूसी फौज के टारगेट पर ओडेसा के इंडस्ट्रियल इलाके भी हैं। मिसाइल हमले में ये भी तहस नहस हो रहे हैं। आधी रात को रूस ने ओडेसा प्रांत के इस्माइल शहर पर जबरदस्त प्रहार किया। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन का ऑयल डिपो धू धू कर जल गया। ओडेसा का इस्माइल रोमानिया से बिल्कुल सटा हुआ है। यहीं पर रूस ने बमबारी की। ओडेसा में रूसी फौज चुन चुन कर हमला कर रही है। ऐसा लग रहा है यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक भी जल्द ही फेल हो जाएगा, लेकिन असली विध्वंस के तो अब शुरू होने की आशंका है। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट के 6 युद्धपोत को डैन्यूब डेल्टा में भेज दिया है। इसके साथ ही ब्लैक सी में तैनात वॉरशिप्स में कैलिबर और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक का जवाब अब ब्लैक सी से दिया जाएगा। कैलिबर क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाही का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने वाला है। रूस की नेवी हर फ्रंट पर तैयार है। किसी भी वक्त बारूदी तूफान शुरू होने वाला है। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। जिस ड्रोन ने मॉस्को में तहलका मचा दिया है, जिस ड्रोन की वजह से क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है, उस ड्रोन के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऐसा शिकारी बना लिया है जिसने मॉस्को में तबाही मचा दी। रूस की एयर डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि यूक्रेन की धरती से उस ड्रोन ने उड़ान भरी और मॉस्को में अटैक कर दिया। यानी यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन की एक ऐसी खेप तैयार कर ली है जो रूस को आगे भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। आखिर कौन सा है वो विध्वंसक ड्रोन जो रूस की तकनीक से बना है और रूस के लिए ही भस्मासुर साबित हुआ है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। यूक्रेन का नया शिकारी, क्रेमलिन पर मुसीबत भारी।
मॉस्को पर अटैक ताबड़तोड़, रूस को नहीं मिला तोड़। जो यूक्रेन जंग में पिछड़ता जा रहा था, वो अचानक से रूस पर हावी होता दिख रहा है। पिछले 2 अटैक को छोड़कर रूस पर किए तमाम अटैक फेल हो गए थे, लेकिन पिछले 2 अटैक में यूक्रेन ने मॉस्को में कोहराम मचा दिया। और इसे अंजाम दिया यूक्रेन के नए शिकारी रूबक ने। और रूबक इतना तेज और मारक है कि रूस के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सीधे टारगेट को हिट कर देता है। अब रूबक को लेकर रूस सतर्क हो गया है। रूस ने जब रूबक ड्रोन की पूरी कुंडली निकाली तो एक हैरत अंगेज सच सामने आ गया। रूस ने दावा किया है कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को मॉस्को पर हुए दोनों हमले यूक्रेन ने करवाए थे, क्योंकि इन हमलों के पीछे यूक्रेन के बनाए गए ड्रोन का हाथ था। दावा यह भी है कि जिस ड्रोन से हमला हुआ उसे यूक्रेन ने रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया और रिवर्स इंजीनियरिंग रूस के गेरान और लॉन्सेट ड्रोन से की गई। गेरान 2 जो ईरान से लिया शाहेद ड्रोन है, जिसे रूस ने गेरान नाम दिया है। दूसरी तरफ लैंसेट भी रूस का ड्रोन है। अब ये समझिए, यूक्रेन के जिस ड्रोन रूबक ने मॉस्को पर हमला किया, वो कैसे शाहेद और लैंसेट का मिला जुला वर्जन है। शाहेद और लैंसेट दोनों कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन हैं, जबकि रूबक भी कामिकाजी ड्रोन है। और रूबक का वॉरहेड लैंसेट की तरह दिखता है, जबकि पिछला हिस्सा शाहेद ड्रोन की कॉपी लगता है। रूबक में लगे पार्ट शाहेद और लैंसेट से काफी मिलते जुलते हैं। मिड लेवल इंजीनियरिंग के जरिए रूबक के अगले हिस्से में लैंसेट की तरफ एयर कूल्ड पिस्टन इंजन लगा है, जबकि शाहेद की तरफ फ्यूल टैंक बीच वाले हिस्से में बॉडी के अंदर है। इसके अलावा रूबक की अटैक रेंज, स्पीड और हमला करने का तरीका एकदम शाहेद और लैंसेट की तरह है। अगर रूबक की खूबियों की बात करें तो रूबक कामिकाजी ड्रोन है, जो कम ऊंचाई पर उड़कर अटैक करता है। कम ऊंचाई पर उड़ने से रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। इसकी रेंज 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है। लैंसेट की तरह इसकी स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। डेल्टा विंग शेप वाले रूबक का वजन करीब 130 किलो है, जो 20 से 40 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। लैंसेट और शाहेद की तरह ही रूबक के अगले हिस्से पर वॉरहेड लगा होता है, जो टारगेट को हिट करते ही फट जाता है। यानी यूक्रेन ने शाहेद और लॉन्सेट की क्लोनिंग करके रूबक बना लिया, जो दिखने में और क्षमता में बिल्कुल रूसी ड्रोन जैसा है। कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन ने रूबक में काफी पार्ट्स तो उन ड्रोन के लगाए हैं जिनका मलबा हमले के बाद यूक्रेन की जमीन पर गिर गया था। यानी रूसी तकनीक का ही यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। सिर्फ रूबक ही नहीं, बल्कि 2 और ड्रोन हैं जो यूक्रेन ने रूस के ड्रोन की पायरेसी से तैयार किए, जिनका इस्तेमाल वो रूस पर हमले में कर चुका है। यानी कुल 3 ड्रोन यूक्रेन ने बना लिए हैं, रूबक, बीवर और UJ-22। क्योंकि ये तीनों ड्रोन यूक्रेन के अलावा किसी यूरोपीय और नेटो देश के पास नहीं है, ऐसे में रूस का शक यकीन में बदल सकता है कि यूक्रेन रूसी ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके आत्मघाती ड्रोन दस्ता बना रहा है। अब सवाल यह है कि इस काम में यूक्रेन की मदद कौन कर रहा है? कहीं वो ब्रिटेन तो नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ब्रिटेन ने रूसी टैंक की पायरेसी के लिए लैब तैयार की है, जिसमें वो जंग के मैदान में छोड़े गए रूसी टैंकों को लेकर गया है। अगर ब्रिटेन यूक्रेन को क्लोन किए गए हथियार दे रहा है तो रूस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि ड्रोन के बाद अगली खेप पायरेटेड टैंक और मिसाइल की हो सकती है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि जंग में रूसी टैंक और मिसाइल्स ने कितनी तबाही मचाई है। सोचिए, जब वैसे ही हथियार से यूक्रेन रूस पर हमला करेगा तो तबाही का नजारा हूबहू यूक्रेन के बर्बाद हुए शहरों जैसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
सर्दियों में भीषण जंग के आसार बन रहे हैं। सर्दियों में रूस के खिलाफ यूक्रेन काउंटर अटैक और तेज करेगा। इसकी कई वजहें हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से घातक हथियार भी मिल रहे हैं और पैकेज भी। बड़ी बात यह है कि नेटो देश ज़ेलेंस्की की सेना को जो नए हथियार देने जा रहे हैं, उनमें भारी तादाद में ऐसे आर्म्स हैं जो सर्दियों में तबाही मचा देंगे। नेटो जहां यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करके उसकी मदद कर रहा है, तो वहीं पुतिन भी नए हथियारों का निर्माण तेजी से करवा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि सर्दियों में होने वाली भीषण जंग की तैयारी दोनों तरफ से अपने चरम पर है। युद्ध की ये तस्वीरें पिछले 17 महीनों से दुनिया के लिए सवालों का सबब बनी हुई हैं, लेकिन जंग का विध्वंसक दौर अभी बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सर्दियों में रूस और यूक्रेन की जंग का सबसे विध्वंसक दौर शुरू होगा। जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अगर सर्दियों में ये इसी तरह जारी रहा तो दुनिया को एक ऐसे युद्ध को भी देखना पड़ेगा जो अब तक ये जंग से भी ज्यादा तबाही लाएगा, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों पक्षों की बारूदी स्थिति के आगे एटमी जंग ही बाकी है। जंग के मैदान में सितम ढाने की पूरी तैयारी है। रूस पर यूक्रेन भीषण हमला करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में यूक्रेन रूस के खिलाफ हमले तेज करेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में अगर यूक्रेन ने 2 महीने रूस का मजबूती से मुकाबला कर लिया तो आगे रूस के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। जाहिर है ऐसे में दोनों पक्षों के बीच सर्दियों में बहुत विनाशकारी युद्ध होगा। अब आप इसकी वजह भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, यूक्रेनी सेना की सर्दियों तक F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग भी पूरी होने वाली है। वजह नंबर 2, कई देश यूक्रेन को सर्दियों वाले हथियार दे रहे हैं। वजह नंबर 3, अब्राम्स टैंक के भी सितंबर तक पहुंचने की घोषणा हो चुकी है। वजह नंबर 4, इसी हफ्ते कीव के लिए अमेरिका नए पैकेज का ऐलान करने वाला है। वजह नंबर 5, यूक्रेन का दावा है कि रूस के पास हथियारों की कमी हो गई है। पिछली सर्दियों में भी प्रलयकारी जंग होने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से पिछली बार सर्दियों में जंग में थोड़ा ठहराव आ गया था। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार दोनों ही पक्ष सर्दियों में भी विध्वंसक और बड़ी जंग की तैयारी में जुटे हैं। पिछली बार के अनुभव के आधार पर सर्दियों में एक दूसरे पर निर्णायक हमले की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग इसी महीने शुरू करने वाला है। जानकारी के मुताबिक नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और पोलैंड यूक्रेनी पायलटों को F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग देंगे। पश्चिमी देश न सिर्फ घातक हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं, बल्कि उन्हें अचूक तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में अमेरिकी अब्राम्स टैंक की नई खेप भी यूक्रेन पहुंचने की संभावना है। हालांकि अगस्त में ही कुछ अब्राम्स टैंकों को अमेरिका जर्मनी भेजने वाला है, जहां उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। अगर एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो अब्राम्स टैंकों की नई खेप सितंबर में यूक्रेन भेज दी जाएगी। दरअसल यूक्रेन काउंटर अटैक को बढ़ाने के लिए नेटो से लगातार नए हथियारों की मांग कर रहा है। अमेरिका और नेटो देश भी रूस के खिलाफ काउंटर अटैक के लिए यूक्रेन को बड़े हथियार और सैन्य मदद मुहैया करा रहे हैं। अमेरिका अगले हफ्ते यूक्रेन को एक और पैकेज दे सकता है। यूक्रेन को सैन्य सहायता में $400 बिलियन का पैकेज दे सकता है। इसमें अतिरिक्त हवाई सुरक्षा, तोपखाना और बख्तरबंद वाहनों के साथ गोला बारूद भी शामिल हो सकता है।
हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि अमेरिका सैन्य सहायता के पैकेज में यूक्रेन को कौन कौन से हथियार और उपकरण देगा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस संभावित पैकेज में सर्दियों का खास ख्याल रखा गया है। इसलिए माना जा रहा है कि सर्दियों में जंग भयानक रूप ले सकती है। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि लंबे वक्त से जारी युद्ध की वजह से रूस के पास लगातार हथियारों की कमी होती जा रही है। इस दावे का आधार इस बात को भी माना जा रहा है क्योंकि रूसी कंपनियां हाल ही में हथियार प्रोडक्शन में काफी तेजी लाई हैं और रूस तेजी से नए हथियार बनाने में जुट गया है। उधर अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और बुल्गारिया को भी यूक्रेन को नए हथियार देने से मना किया है। अगर दक्षिण कोरिया और बुल्गारिया ने भी यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद देना शुरू कर दिया तो जंग निश्चित ही आने वाले दिनों में और भीषण हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, वहीं दोनों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे के प्रेसिडेंट की हत्या की साजिश रच रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर पुतिन या ज़ेलेंस्की में से किसी का भी मर्डर हो जाता है तो क्या जंग खत्म हो जाएगी या फिर कोई नया चैप्टर शुरू हो जाएगा? आखिर युद्ध के नए समीकरण क्या होंगे? दोनों देशों में राजनीतिक हालात कैसे हो सकते हैं? इस रिपोर्ट से जानिए। जंग का सबसे खौफनाक चैप्टर क्या होगा? हाई प्रोफाइल मर्डर। पुतिन के खिलाफ षड्यंत्र, ज़ेलेंस्की को हमले का डर। यानी दोनों देशों के आका एक दूसरे से जंग तो लड़ रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर घबरा भी रहे हैं। ये डर हार की नहीं है बल्कि मौत की है, कहीं कोई कत्ल ना कर दे। यानी दोनों तरफ से साजिशें रची जा रही हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस पुतिन पर हमला करा सकती है, वहीं रूसी खुफिया एजेंसी भी ज़ेलेंस्की को मौत के घाट उतार सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मॉस्को पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले पुतिन को मारने के लिए किए जा रहे हैं। इन हमलों को पुतिन पर हमले की प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे पुतिन की सिक्योरिटी को जांचा जा सके। दूसरी तरफ क्रेमलिन भी ज़ेलेंस्की के मर्डर का प्लान बना रहा है। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक जब से जंग शुरू हुई है तब से ज़ेलेंस्की पर 12 बार हमला हो चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर दोनों देशों में से कोई भी कत्ल कराने में कामयाब हो जाता है तो उस सूरत में क्या होगा? अगर यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस पुतिन का कत्ल करा देती है तो ऐसी सूरत में रूस में गृह युद्ध हो सकता है। रूस एक बार फिर से कोल्ड वॉर की स्थिति में जा पहुंचेगा, जहां उसकी किस्मत का फैसला अमेरिका के हाथों में होगा। इसके अलावा यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ कयास है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर ज़ेलेंस्की का मर्डर हो जाता है तो क्या होगा? जाहिर है रूस हावी हो जाएगा। ऐसी सूरत में यूक्रेन ने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके तहत यूक्रेनी संसद के स्पीकर रुस्लान स्टेफनचुक को राष्ट्रपति के अधिकार सौंपे जा सकते हैं। क्योंकि ये एक इमरजेंसी फैसला होगा, इसलिए रुस्लान को हर फैसले से पहले एक कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। उस कमेटी में यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक, विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा, रक्षा मंत्री एलेक्सी रेजनिकोव, यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वालेरी शामिल रहेंगे। अगर ज़ेलेंस्की को मारने में रूस कामयाब हो जाता है तो जंग जारी रखने या फिर सरेंडर करने का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसके ऊपर पूरा दारोमदार होगा कि वो पश्चिम के प्रभाव में आए बिना
सही फैसला कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेलेंस्की के लिए काउंटर अटैक का फ्लॉप होना एक सदमे की तरह रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ज़ेलेंस्की के लिए परेशान करने वाली ऐसी खबरें भी सामने आई हैं, जिससे उनकी सेना का मनोबल टूट सकता है। रूस के विनाशकारी हमलों के बाद जहां यूक्रेन के हाथों से उसके इलाके निकलते जा रहे हैं, वहीं यूक्रेन की सेना में भ्रष्टाचार की हैरान करने वाली रिपोर्ट्स भी ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा सेटबैक साबित हो रही हैं। जंग में यूक्रेन क्यों हो रहा है नाकाम? ज़ेलेंस्की को काउंटर अटैक में क्यों नहीं मिल रही कामयाबी? क्या ज़ेलेंस्की सेना का भ्रष्टाचार यूक्रेन की कराएगा हार? यूक्रेन को अभी तक काउंटर अटैक में कोई सफलता नहीं मिली है। पुतिन की फोर्स अभी तक यूक्रेन के काउंटर को आसानी से कुचलती जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से भारी मदद मिलने के बाद भी ज़ेलेंस्की को कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? क्या ज़ेलेंस्की की सेना में आपसी फूट है? क्या ज़ेलेंस्की की सेना का हौसला पस्त होता जा रहा है और उसका जोश खत्म होता जा रहा है? या जंग में यूक्रेन की नाकामी के पीछे कोई और वजह है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन की नाकामी के पीछे करप्शन को भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना में करप्शन हावी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेन का काउंटर अटैक सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन की सेना में युद्ध के साजो सामान में भी भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हो रहा है। हाल ही में यूक्रेन के एक वरिष्ठ पूर्व सैन्य अधिकारी को कथित भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में लिया गया है। आरोपों के मुताबिक सैन्य अधिकारी के परिवार ने स्पेन में लाखों डॉलर की अचल संपत्ति खरीदी। येवगेन बोरिसोव जून के अंत में अपनी बर्खास्तगी तक दक्षिण ओडेसा क्षेत्र में अहम पद पर तैनात थे। मई में भी जांच के दौरान सैन्य अफसर पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मंगलवार को यह कहना भी पड़ा था कि वो सेना के मामलों में कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने पिछले महीने भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश के तहत सैन्य मसौदा कार्यालयों के ऑडिट की योजना की भी घोषणा की थी। आपको याद दिला दें, 6 महीने पहले यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर याचेस्लाव शापोवालोव ने कुछ आरोपों को लेकर इस्तीफा तक दे दिया था। तब वहां सैनिकों के लिए खरीदे जाने वाले खाने में घोटाले के आरोप लगे थे। उस समय यूक्रेन के मीडिया में यह खबर सुर्खियों में थी। हालांकि सभी आरोपों को डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने बेबुनियाद बताया था। TV9 भारतवर्ष। अफ्रीका का एक देश यूरोप और रूस के युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। सहारा रेगिस्तान में बसे इस देश का नाम है नाइजर। नाइजर में जनरल अब्दुल रहमान चियानी ने राष्ट्रपति मोहम्मद बाज़ौम का 26 जुलाई को तख्ता पलट कर दिया और फ्रांस के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने जनरल अब्दुल रहमान को मुफ्त हथियार देने का ऐलान कर दिया है। पुतिन वेपन पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी एक बड़ी रणनीति है जो पूरे यूरोप को घुटनों पर ला सकती है। देखिए नाइजर में क्या है पुतिन का वॉर प्लान।
जंग यूक्रेन में लड़ी जा रही है, लेकिन उसकी रणनीति दुनिया के हर कोने में तैयार की जा रही है। पुतिन की नीति का नया केंद्र है अफ्रीका का देश नाइजर। इस देश से पुतिन ने यूरोप के खिलाफ नई रणनीति छेड़ दी। 26 जुलाई को नाइजर की राजधानी नियामे में विद्रोह हुआ और राष्ट्रपति मोहम्मद बजोम को जेल में डाल दिया गया। नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद अब्दुर रहमान चियानी। इसके बाद नियामे में रूस के समर्थन में लोग सड़क पर उतर आए। 1 अगस्त को खबर आई कि राष्ट्रपति पुतिन नाइजर को फ्री हथियार देने वाले हैं। सवाल यह है कि आखिर नाइजर के विद्रोही सत्ताधारी जनरल को पुतिन फ्री हथियार क्यों देने वाले हैं? तो इसका जवाब है यूरोप की तबाही। 19वीं सदी में नाइजर पर फ्रांस का राज था। 1958 में फ्रेंच समुदाय के साथ नाइजर एक स्वायत्त देश बना। हाल ही में जिनका तख्ता पलट हुआ वो राष्ट्रपति बजौम यूरोप के कट्टर समर्थक थे। नाइजर में फ्रांस का एक सैन्य बेस है। तख्ता पलट के बाद अब्दुर रहमान ने फ्रांस सहित यूरोपियन नागरिकों को नाइजर से निकालना शुरू कर दिया है। नाइजर में रहने वाले यूरोपियन नागरिकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। फ्रांस को सैन्य बेस हटाने की चेतावनी दे दी गई है। अब्दुर रहमान को फ्रांस से जंग के लिए पुतिन फ्री हथियार दे रहे हैं। पुतिन नाइजर की सत्ता पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल नाइजर दुनिया का 7वां बड़ा यूरेनियम भंडार वाला देश है। यूरोप के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को नाइजर से 70% यूरेनियम की सप्लाई होती है। पुतिन यूरोप की यूरेनियम सप्लाई काटना चाहते हैं। यूरोप में कुल 168 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। अगर यूरोप के 168 न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूरेनियम सप्लाई का करीब 70% हिस्सा बंद हो जाता है तो बिजली उत्पादन घट जाएगा। अगर बिजली उत्पादन घटा तो यूरोप की इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा और इससे अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और यूरोप के देशों पर संकट मंडराने लगा तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। यही वजह है कि पुतिन ने नाइजर को फ्री हथियार देने का ऐलान कर दिया है। पुतिन एक तीर से पूरे यूरोप का शिकार करने की तैयारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। और अब उन 2 देशों का हाल आपको दिखाते हैं जहां कुदरत की मार से हाहाकार मचा हुआ है। ये देश चीन और ईरान है। चीन में सैलाब ने 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो ईरान में गर्मी के प्रचंड प्रहार से इंसान ने सरेंडर कर दिया है। यहां गर्मी की वजह से लॉकडाउन लग गया है। जिंदगी घरों में कैद होने को मजबूर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे देश में कर्फ्यू लगा हुआ है। कहीं तबाही वाली लहर तो कहीं गर्मी का लॉकडाउन वाला कहर। कहीं सैलाब तो कहीं जलाने वाली आग। कुदरत का ये कैसा आघात। गर्मी की वजह से ईरान में लॉकडाउन कैसे लग गया ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चीन का हाल देखिए जो बाढ़ में बह रहा है। चीन में गाड़ियां बह रही हैं, सैलाब की मार से घर ढह रहे हैं, पानी का प्रहार सब कुछ तहस नहस कर रहा है। ये चीन का हाल है। शहर के शहर समंदर जैसे नजर आ रहे हैं। करोड़ों जिंदगी उफनती लहरों के बीच फंसी है। उत्तर और दक्षिण चीन में इतनी बारिश हो रही है कि 140 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। नदी नाले उफान पर हैं। उफनती लहरों के सामने जो कुछ आ रहा है वो बह रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग का भी बुरा हाल है। यहां भारी बारिश की वजह से होने वाले हादसों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है।
27 लोग लापता हैं। मेट्रो और रेल सेवा ठप है। 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। चीन की इस बाढ़ ने 1998 की उस त्रासदी की याद दिला दी है जिसमें सैलाब की वजह से 4000 लोगों की जान चली गई थी।